अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ईद गुजरने के बाद नैब फिर से मुतहर्रिक हो गया है, मगर एक बार फिर से अपोजिशन के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां हो रही हैं। नैब ने आज अपोजिशन लीडर और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ के घर पर छापा मारा, मगर शहबाज शरीफ गिरफ्तारी से बच गए। नैब ने उन्हें आज तलब किया था, मगर शहबाज शरीफ पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद नैब की टीम वारंट गिरफ्तारी लेकर शहबाज शरीफ के घर पहुंच गई, मगर शहबाज शरीफ मॉलिन टाउन वाले घर पर नहीं थे। नैब टीम ने 1.5 घंटे तक उनके घर पर इंतजार किया और फिर टीम वापस चली गई। आज अजीब मनाजिर थे। नून लीग के कारकुन भी जमा हुए, नून लीग की कुछ क़यादत भी वहां मौजूद थी। उन्होंने एहतजाज भी किया, मीडिया से गुफ्तगू भी की। नैब को गलत इतला दी गई या फिर नैब के पास इतला ठीक थी, मगर शहबाज शरीफ को पहले ही पता चल गया था कि नैब की टीम आ रही है और वो घर से चले गए। ये सवाल अहम है, क्या फिर नैब को गलत इतला की वजह से नैब इस घर पर पहुंच गई? शहबाज शरीफ आज पेश तो नहीं हुए, मगर उन्होंने नैब को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया था कि कोरोना वायरस इस वक्त अपने उरूज पर है। नैब लाहौर के दफ्तर में कुछ अफसरान भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। मेरी उम्र 69 बरस है और कैंसर का मरीज हूँ। मेरी इम्यूनिटी कमज़ोर है, इसलिए नैब तहकीकाती टीम मुझसे स्काइप के जरिए सवालात कर सकती है। साथ ही स्काइप की आईडी भी तहरीर कर दी थी, यानी कि शहबाज शरीफ ये बात पहले ही बता चुके थे कि वो पेश नहीं होंगे, मगर स्काइप पर नैब के सवालात के जवाब देने के लिए तैयार हैं। मगर नैब की टीम शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने पहुंच गई। आज 2 जून है। आज शहबाज शरीफ को तफ्तीश के लिए बुलाया गया था, मगर नून लीग के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने दावा किया कि नैब की टीम के पास 28 मई का दस्तखतशुदा वारंट गिरफ्तारी था। अदम ताउन की बात की जा रही है तो शहबाज शरीफ साहब पेश होते रहे हैं, जवाब देते रहे हैं। कोरोना के खतरात के बावजूद जो अरेस्ट वारंट मौके पे हमें दिखाया गया वो 28 मई का दस्तखतशुदा अरेस्ट वारंट था, जिसका मतलब ये है कि नैब न्याजी गठजोड़ जिसकी हम बात करते हैं और हुकूमती वज़रा जिस पे लफ्ज़कुशाई करते रहे, वो बात सच थी कि इन्होंने हर सूरत गिरफ्तारी का पहले से ज़हन बनाया हुआ था। 2 जून को तलब किया गया था और अरेस्ट वारंट पहले से दस्तखतशुदा था। नून लीग का यह दावा दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ आज पेश हो जाते तो नैब ने उन्हें गिरफ्तार करना ही था, क्योंकि 28 मई का वारंट साइन हुआ है। इस हवाले से हमने नैब तर्जुमान के सामने 3 सवालात रखे। पहले उन्हें प्रोग्राम में बुलाया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर हमने 3 सवालात रखे। हमने पूछा कि नैब ने शहबाज शरीफ को आज तलब किया था, मगर नून लीग का दावा है कि शहबाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी 28 मई को ही जारी हो गए थे। क्या ये दुरुस्त है? इसके अलावा हमने नैब से पूछा कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से पहले स्पीकर कौमी असम्बली को क्या बताया गया था। हमने नैब से तीसरा सवाल ये पूछा कि अगर नैब के पास ठोस शवाहिद हैं और रेफरेंस तैयार है तो फिर गिरफ्तारी की ज़रूरत क्यों पेश आई? शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर स्काइप पर सवालात क्यों नहीं पूछ लिए गए? मगर नैब ने इन सवालात के जवाब हमें नहीं दिए। अब अहम बात यह है कि आज पेशी से पहले शहबाज शरीफ ने कल लाहौर हाई कोर्ट में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की थी, जिसे अदालत ने कल समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। इस दरख्वास्त में शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर आमदनी से ज़ायद असासों का केस बनाया है। हुकूमत के सियासी असर व रसूख की वजह से नैब ने इंक्वायरी शुरू की है। इंक्वायरी में नैब की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात अमूमी नौइयत के हैं। शहबाज शरीफ ने अदालत से दरख्वास्त की कि 2018 में मुझे इसी केस में गिरफ्तार किया गया, उस वक्त भी नैब से भरपूर ताउन किया। 2018 में नैब ने इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का एक भी सबूत नहीं दिया। शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि असासे डिक्लेयर कराता रहा हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। नैब इंक्वायरी के दौरान एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। नैब इंक्वायरी दस्तावेजी नोयत की है, तमाम दस्तावेज पहले से ही नैब के पास मौजूद हैं। ज़ेर-ए-इल्तवा इंक्वायरी में गिरफ्तार किए जाने का खदशा है, उबूरी जमानत मंजूर की जाए। अब इस दरख्वास्त पर कल अदालत में समाअत होगी, मगर समाअत से पहले ही नैब की टीम आज शहबाज शरीफ के घर पहुंच गई। नैब पहले भी शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर चुकी है, मगर फिर सवाल ये उठा कि केस साबित नहीं हुआ। अदालत ने नैब के खिलाफ सख्त रिमार्क्स के बाद उन्हें जमानत दे दी थी, मगर जब शहबाज शरीफ मार्च में लंदन से वतन वापस आए तो उसके बाद नैब ने उन्हें तलब करना शुरू कर दिया। पहले नैब ने उन्हें आमदनी से ज़ायद असासों के केस में 17 अप्रैल को तलब किया, मगर वो पेश नहीं हुए। उसके बाद वो 20 अप्रैल को नैब ने तलब किया, मगर वो पेश नहीं हुए। उसके बाद शहबाज शरीफ 4 मई को नैब के सामने पेश हुए। उनसे तकरीबन 2 घंटे तक पूछगछ की गई। नैब का इल्ज़ाम है कि नैब की मुश्तरका टीम ने शहबाज शरीफ से 1 घंटा 45 मिनट तक सवालात किए, लेकिन वो नैब के सवालात का तसल्लीबख्श जवाब ना दे सके। इसी पेशी के दौरान शहबाज शरीफ से उनको विरासत में मिलने वाली जायदाद से मुतालिक सवालात किए गए। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने
पेशी के कुछ दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नैब के केस के हवाले से सवालात उठाए और इसके अलावा शहबाज शरीफ से सवालात पूछे। दीगर वफाकी वज़रा और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी ये बताते नजर आए कि नैब ने शहबाज शरीफ से क्या पूछा और शहबाज शरीफ ने क्या जवाब दिए, जिस पर सवालात उठे कि नैब की तफ्तीश का हुकूमत को कैसे पता चल गया, कैसे नैब की गिरफ्तारियों से पहले वज़रा को पता होता है, कैसे तफ्तीश के बाद मामलात वज़रा को पता होते हैं। फिर मीडिया पर खबरें चली कि नैब ने शहबाज शरीफ से पूछा कि आपने 2005 से 2007 के दौरान बार्कले बैंक से कितना कर्ज लिया, निसार अहमद गुल और अली अहमद से आपका क्या ताल्लुक है, साल के 20 गुज़िश्ता दौरान असासों में करोड़ों का इजाफा हुआ, उनके ज़राए क्या हैं। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि तमाम असासजात ज़ाहिर कर चुका हूँ और हर चीज़ का रिकॉर्ड जमा करा चुका हूँ। शहबाज शरीफ से नैब ने बैरून मुल्क की जाने वाली 5 मशकूक ट्रांजैक्शंस का पूछा और उनके सामने फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की रिपोर्ट सामने रखी। नैब ने पूछा कि शहबाज शरीफ ने 20 करोड़ से ज़ायद की रकूम किस किस अकाउंट में मुंतकिल की, बतौर वज़ीर आला 5 मशकूक ट्रांजैक्शन बैरून मुल्क किसको भेजी। उसके बाद नैब ने शहबाज शरीफ को 2 जून यानी आज तलब किया और फिर गुज़िश्ता हफ्ते नैब ने एलामिया भी जारी किया कि शहबाज शरीफ की पेशी के लिए हिफाजती इक़दाम मुकम्मल कर लिए हैं। नैब की CIT के मेंबरान सवाल जवाब के दौरान समाजी फासला रखेंगे। इसके अलावा नैब टीम मेंबरान को मास्क पहनने की हिदायत जारी कर दी गई है। तर्जुमान नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ को तफसीली सवालनामा गुज़िश्ता पेशी पर फराहम किया और मुनासिब वक्त भी दिया गया। शहबाज शरीफ की ख्वाहिश पर उन्हें ज़्यादा वक्त फराहम किया ताकि बैरून मुल्क से वो रिकॉर्ड हासिल कर सके। इसके बाद आज शहबाज शरीफ नैब के सामने पेश नहीं हुए। अहम बात यह है कि शहबाज शरीफ 4 माह से ज़ायद अरसा पहले भी गिरफ्तार रह चुके हैं। 5 अक्टूबर 2018 को नैब ने शहबाज शरीफ को आशियाना केस में गिरफ्तार किया था। फिर 14 फरवरी को 2019 को लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें साफ पानी केस और आशियानी हाउसिंग केस में जमानत पर रिहा कर दिया और इन दोनों केसेस में अदालत ने नैब की कारकर्दगी पर सख्त सवालात उठाए और जमानत में रिहाई के बाद शहबाज शरीफ नवंबर 2019 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ लंदन चले गए। तकरीबन 4 माह बाद मार्च 2020 में शहबाज शरीफ वतन वापस आए और फिर नैब ने उन्हें आज गिरफ्तारी के लिए आज कोशिश की। अब अहम बात यह है कि शेख रशीद पहले ही बता चुके थे कि ईद के बाद नैब टार्जन बनने जा रहा है। अपोजिशन के साथ साथ हुकूमती अराकीन की भी गिरफ्तारियां होंगी। हमारे प्रोग्राम में शेख रशीद ने कहा था कि ईद के बाद नैब जिंदा होने जा रही है, टार्जन की वापसी होगी और वो लोग जो बाहर जाकर वापस आए वो फंस गए हैं, उनका फाइनल राउंड जून जुलाई में हो जाएगा। नैब जिंदा होने जा रही है। टार्जन ने वो क्या होता है जिनसिंग पी ली हुई है और ईद के बाद अभी तो रोज़े से है नैब। रोज़े ख़त्म हुए तो रोज़े के बाद ईद के बाद टार्जन की वापसी होगी और जिनसिंग पी के वापसी होगी, ताकि ये लोग जो अभी तक ये समझ रहे हैं कि मौज मेला है, मौज मेला नहीं होगा। और मैं नहीं देख रहा नैब के कानून की तरमीम होते करीब करीब। जिस तरह ये मुल्क से बाहर गए और जिस तरह आके ये फंस गए हैं, ये सारा मसला जो है इसका फाइनल राउंड जो है वो जून जुलाई में हो जाएगा। ये नहीं बच सकते, कहाँ बच के जाएंगे ये, इनकी कोई बचत नहीं है। शेख रशीद हमारे साथ मौजूद होंगे, उन्हीं से पूछेंगे कि उन्हें ये बात कैसे पता थी, आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। नैब शहबाज शरीफ को ढूंढती रही मगर शहबाज शरीफ उन्हें नहीं मिले। हमारे साथ वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद साहब मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब आपने जो कहा था वो हो गया। आज नैब गिरफ्तारी के लिए तलाशी करती रही, आपने कहा था टार्जन बनेगी, जून जुलाई तक सब हो जाएगा। आने वाले दिन में क्या हो रहा है ये आपसे पूछते हैं, मगर शहबाज शरीफ साहब हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे रहे, वो तो पार्लियामेंट में भी नहीं आ रहा है, इसके अलावा भी कुछ अपोजिशन लीडर का किरदार अदा नहीं करते उस तरीके से, तो अचानक ये गिरफ्तारी का मामला कैसे हो गया? अचानक नहीं हुआ ये। देखें, पैदाइशी जो बिजनेसमैन पॉलिटिशियन होता है वो मुख्तलिफ चीज़ों में मुलव्वस होता है। अब ये चली गई है 1985 से। 1985 का मतलब ये है कि इसमें इसका दायरा कार मैं आपको खबर देने जा रहा हूं कि सिंध तक बढ़ सकता है और ओमनी ग्रुप से लेके और इंडियन चीनी तक लेके, और ये काबल जो फ्रॉड भेजते रहे हैं चीनी 70%। सो मैं तो 1985 से जब ये पंडारा बॉक्स खुलेगा तो फिर इसके बाद गंदम स्कैंडल भी है। सो ये तो सारे लोग जो मुझे थ्रेट किया करते थे चीन में आज, और उन्होंने FIA को भी थ्रेट किया था, आज वो दरमियानी रास्ते की तलाश में है कि कोई रास्ता बताएं। शहबाज शरीफ ने, मैं जियो के प्रोग्राम में कहना चाहता हूं, पूरी कोशिश की इन दिनों में कि कोई मामले की, क्योंकि ये दोनों तरफ विकेट के खेलते हैं। ये आए थे कोरोना के बड़े टॉर्जन बन के कि मैं तो कोरोना के लिए आया हूं। एक टीवी प्रोग्राम में इन्होंने कहा पकड़ो मुझे 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 पकड़ो, मुझे पकड़ो, मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं। कहां भाग गया भाई? मर्द बने ना। हमने 7-7 साल कैदें काटी हैं एक छोटी सी क्लाशनकोफ आवारा किस्म के केस में। आपने तो लूटा है। वो बुलाएं उसको जो सुलेमान हमजा है, जो किंग ऑफ द डकेट्स है,
जिन्होंने लूटा है और फिर फूटा है यहां से लंदन के लिए। और ये किस बात के 50-100 आदमी, अगर जियो इतना कैमरा दिखाएगा तो 50-100 तो आके छाती पीटेंगे ही। लेकिन इस मुल्क में नवाज शरीफ की सियासत और आसिफ जरदारी की सियासत ख़त्म होने जा रही है। और इमरान खान जब ये कहता है कि मैं झाड़ू जो है दोनों तरफ फिरेगा, मैं ये कहता हूं बजट के बाद दूसरी तरफ भी झाड़ू फिरेगा और जिसने गाजरें खाई हैं उसको फक्की दी जाएगी। फक्की जो है वो इंटरनेशनल किस्म की है, कानून और आइन की फक्की है। ये अंदर जाएगी तो गोली जलंधर जाएगी। और वो लोग जिन्होंने इस खजाने को इस तरह लूटा, और अब आप देखें 85 के बाद जो शुगर में स्कैंडल हुए हैं, जिस तरह सब्सिडी ली गई है, जिस तरह जाली एक्सपोर्ट की गई है, FIA देखेगी, नैब देखेगी, पुलिस देखेगी, वो क्या होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज देखेगी, CBR देखेगी, स्टेट बैंक देखेगा, 10 एजेंसियां इनको देखेंगी। और सर, ये जो 85 वाली आप बात कर रहे हैं उस पर मैं आता हूं, मगर आप कह रहे हैं कि दो तरफा झाड़ू फिरेगी। आपने इससे पहले कहा था, आप अभी भी कह रहे हैं फिरने जा रही है। अब इस दफा भी झाड़ू का आगाज अपोजिशन से ही हुआ है। मगर मुझे ये बताइएगा कि नैब ने पहले भी बड़े बड़े दावे करके 2 दफा शहबाज शरीफ को 2 केसेस में मज़े के साथ गिरफ्तार किया था, 4 महीने रखा। आशियाना केस में अदालत ने जमानत दी तो कहा कि इख्तियारात का जो गलत इस्तेमाल है वो नैब साबित नहीं कर सका है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ। दूसरा केस नैब पे अदालत ने कहा रमजान शुगर मिल के हवाले से कि मफरूजों पर नैब गिरफ्तार कर लेता है। इस बात की हौसला अफजाई हम नहीं कर सकते कि अरकान पार्लियामेंट को नैब के रहमो करम पर छोड़ दें, और नहीं छोड़ सकते हम। ये दोनों केसेस में बड़े सख्त रिमार्क्स दिए अदालत ने, हालांकि बड़े बड़े दावे किए थे नैब ने गिरफ्तार करने से पहले, कुछ नहीं साबित कर सके। तो अब जब शहबाज शरीफ साहब हैं मुल्क में तो रेफरेंस दायर करें, उन्हें सजा दिलाएं और सारी करप्शन साबित करें, पैसा उनसे निकलवाएं। ये गिरफ्तारी का दोबारा क्यों शौक है जब पहले भी गिरफ्तारी करके कुछ नहीं कर सके थे? देखें, अब मैं अदालत के मसले पे तो जी खानजादा साहब आपसे नहीं बात कर सकता कि भी अदालत क्या करती है कल या परसों या उसके साथ क्या होता है। फैक्ट ये है कि बहादुर बने। अब जेल जो होता है वो सियासतदान का ससुराल होता है। अगर वो नीट एंड क्लीन हो, उसको उससे शोहरत मिलती है, उसको इज्जत मिलती है। इनको क्या शोहरत और इज्जत मिल रही है जी? आप मुझे बताएं कि सारा खानदान जो है वो मफरूरों में, और 4-6 दिन से जो ये बोल रहे हैं उसकी भी वजूहात हैं, वो भी मैं शेयर नहीं कर सकता। लेकिन आज कैबिनेट में देखें ना, शुगर पे जब बात हुई तो कैबिनेट में कहा गया और शेख हफीज को बनाया गया प्राइस कंट्रोल कमेटी का हेड कि भाई ये हमने इतने ऑयल में कमी की प्राइस में, लेकिन प्राइसेस में कम नहीं हो रही। इसकी वजह यह है कि इस मुल्क में माफियों का कंट्रोल है। ये आप्टमा का माफिया है, ये शुगर का माफिया है, ये गंदम का माफिया है, ये APP का माफिया है, ये फलाना माफिया है, क्योंकि इन पर किसी ने हाथ नहीं डाला। पहली दफा इमरान खान ने शुगर माफिया इस मुल्क को चलाता है। 1986 में देखें क्या तरीकें चली हैं, खुद शहबाज शरीफ के बयान देखें, अपनी हुकूमत में चीफ मिनिस्ट्री में ये शुगर माफिया के खिलाफ बयान देते रहे। लेकिन असल हकीकत क्या है? असल हकीकत यह है कि 90 के जाविये से गिरे हुए हैं कि मैनू ना कुछ आखो, मेरी तबीयत बड़ी नासाज है, जिंदगी लील थी गई। मतलब ये जो अब माफियाओं की बात कर रहे हैं, मैं इस पर भी आ रहा हूँ, और जाहिर है माफिया फ़ायदा तो अभी भी उठा रहे हैं। 83 रुपये की चीनी अभी भी बिक रही है, कुछ हुआ तो नहीं है, हाथ तो नहीं डाला माफिया के ऊपर, रिपोर्ट ज़रूर आ गई है। और आप फिर कह रहे हैं 85 से तहकीकात होगी। मगर मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर नैब के पास ठोस सबूत हैं और तो फिर रेफरेंस बनाएं, चलाएं, इन्हें कन्विक्ट करें, सज़ा दिलवाएं। अगर ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कौम के सामने सारा का सारा आ जाएगा। ये गिरफ्तारी लाजमी क्यों करनी है? वो जब कह रहे हैं मैं 69 बरस का हूं और नैब के दफ्तर में कुछ केसेस आए हैं कोरोना के, मेरी इम्यूनिटी ठीक नहीं है, मुझे स्काइप पर इंटरव्यू कर लें तो कर ले, सवाल जो पूछने पूछ लें। अगर तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहे हैं तो रेफरेंस में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कन्विक्ट कराएं। देखें, गुजारिश ये है, मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, मैं किसी की सेहत का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन सच के साथ खड़ा हूं। सच ये है कि ये अपने आप को सच्चाई के चैंपियन बनते हैं कि अगर एक दमड़ी भी निकल आए तो मुझे इस खंबे पे लटका देना। कौन लटकाएगा जी? और नैब के आपको पता है केसेस के वकील बेचारे कमजोर से हैं। ये 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ के वकील करते हैं और ये माहौल बना देते हैं। कोई ये सहाफत, ये मीर शकील की रहाई के लिए इसने लोग खड़े हुए हैं, मीर शकील उर रहमान के लिए खड़े हुए हैं, ये कोई जमहूरी जद्दोजहद के लिए खड़े हुए हैं। ये करप्शन के एक मुल्जम को, मुजरम नहीं मैं कहता, मुल्जम को बचवाने के लिए 50-100 आदमी मॉडल टाउन के बाहर खड़े हैं
और वो राब्ते में है लोगों से, कह रहा है कि भाई ये है वो है फलां है, मैं बीमार हूँ। मैं बीमारी के तो ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं किसी की ज़िंदगी का दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान के ख़जाने के लूटने वालों के लिए कानून में वो रियायत नहीं होनी चाहिए कि ये मसाले वाले का 1 अरब रुपया निकले, चाट वाले के 2 अरब रुपए निकले, वो लड्डू पेड़े बेचने वाले के 3 अरब में, सबकी जमानतें हो गई। तो फिर गरीब की भी जमानत लो ना, जो टेलीफोन चोरी करने में पकड़ा गया है, जो व्हील का पाना चोरी करने में पकड़ा गया है। मैं आपके प्रोग्राम में अपनी इतलात पे ये कहता हूँ, ये केस सीरियस है और मुमकिन है जो मैंने आपसे ये जियो पे खबर दी है आपके प्रोग्राम में कि ये दायरा कार सिंध तक फैल सकता है अगर 85 से जब शुरू होगी इन्वेस्टिगेशन। साहब, अब अपनी जब इस हुकूमत की बात आई है, वज़ीर आज़म तो कहते थे कि सबसे पहले मेरा और मेरी काबीना का एहतसाब होगा, और जब पिछले दौर में कुछ भी वो कहते थे कि सबका एहतसाब करो, तो वज़ीर आज़म कहते थे नहीं, पहले तो हुकूमत का एहतसाब होगा, पहले तो वज़ीर आज़म का एहतसाब होगा। अब जब शुगर रिपोर्ट अपनी हुकूमत के बारे में आई है, जो कि कह रही है कि 5.5 अरब रुपए का 1 रुपये की कीमत में इजाफे से फ़ायदा होता है, यानी कि अभी भी शुगर माफिया भरपूर फ़ायदा उठा रहा है, तो आप कह रहे नहीं वो 1985 से होगा। अपना तो एहतसाब कर लें, आज से तो कर लें। शुगर माफिया तो आज भी लूट रहा है, 2 हफ्ते हो गए रिपोर्ट को आए। अगर वो 110 अरब रुपए साल में कमाते हैं, आपकी हुकूमत से कमा गए, यानी कि इन 2 हफ्तों में भी 1.5 अरब रुपए कमा गए, वो एक्स्ट्रा कमा गए, अवाम की जेब से निकाल गए। आप 1985 का लारा दे रहे। देखें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये कीमतें कम होनी चाहिए थी। इमरान खान ने तो 40-50 रुपए पेट्रोल का खत कम किया, और अब हफीज़ शेख को आज कैबिनेट में उन्होंने कमेटी बनाई है, पहले प्राइम मिनिस्टर हेड करते थे। बड़े दिनों से लगे हुए हैं इसके कानूनी मराहल पर, बड़े दिनों से लगे हुए हैं इसके मामलात पर कि देखें, इन लोगों को पकड़ना, कोई बिजनेसमैन पॉलिटिशियन को पकड़ना कोई आसान काम नहीं होता, केस बनाना आसान काम नहीं होता। इनको पता था कि आज मेरे घर में रेड होना है। शहबाज शरीफ साहब को पता था कि आज मेरे घर में रेड होना है, इसलिए सुबह ही घर से निकल गए, और कल इन्होंने केस के लिए अप्लाई दरखास्त दी। अगर हो जाती है जमानत तो हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये है कि इस मुल्क में बड़े आदमियों के लिए और कानून होगा, और माशी बहरानों का शिकार और माशी तसादम से उलझा हुआ माशरा जो कि करोड़ों की तादाद में सतह गुर्बत से कम जा रहा है, उनका कोई वाली वारस नहीं है। मगर शेख साहब, ये आप जब 2 साल पहले तक कहते थे ये बात कि जिस मुल्क में ताकतवर के लिए अलग कानून है और गरीब के लिए अलग कानून है, तो समझ में आती थी। अब ऑपोजिशन से तो मवाजना नहीं कर सकते, वो तो सारे जेलों में जाके वापस आए हैं। अब तो आप लोगों से मवाजना हो सकता है कि इस मुल्क में गरीब आदमी के लिए अलग कानून है, खुसरो बख्तियार के लिए अलग कानून है। नैब मुल्तान से नैब लाहौर में उनकी शिफ्ट हो जाती है इन्वेस्टिगेशन, और क्या हुआ नहीं पता चल रहा, उनकी टीटी को क्या हुआ नहीं पता चल रहा, कहाँ मामला आगे बढ़े नहीं पता चल रहा। इस मुल्क में गरीब आदमी के लिए अलग कानून है, परवेज़ खटक की तहकीकात के लिए अलग कानून है। इस मुल्क में गरीब आदमी के केस का अलग कानून है, मालम जब्बा के केस का अलग कानून है, गरीब आदमी के केस का अलग कानून है, पिशावर बीआरटी का अलग कानून है। अब तो आप लोगों पर सवाल उठता है, अपोजिशन पर तो नहीं उठता ही। मेरे लिए ये बात करना किसी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन मैंने आज कैबिनेट में ये बात की है कि जिनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उनको नहीं बैठे रहना चाहिए। अगर मेरी ज़ात की वजह से इमरान खान की ज़ात पे फ़र्क आता है, तो अगर मैं उसका हकीकी दोस्त और साथी हूँ, अगर मुझे इस हुक्मरानी से और इस हुकूमत से हमदर्दी है, और मैं अगर मेरी वजह से मेरा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, मुझे स्टेप डाउन होना चाहिए। ये मैंने कैबिनेट में आज कहा है, ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए। आप मुझसे उगलवा लेते हैं, बाद में मुझे जवाब देने पड़ते हैं। मैं साहब, आपने आज आवाज़ उठाई है, देखते हैं कि फिर इस हवाले से होता क्या है। आप पहले भी कह चुके थे कि शुगर माफिया आपको धमकियां दे रहा है, बात इग्नोर हो गई थी। बाद में फिर पता चला कि शुगर माफिया ने क्या क्या किया है। आपने कहा अपने काबीना में वज़ीर आज़म के सामने ये बात उठाई थी, और मैं जानना चाह रहा हूँ कि मामला मुतनाज़ा हो जाता है। कल अदालत में शहबाज शरीफ की ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी की समाअत होनी है। अगर अदालत वो मुस्तरद कर देती तो नैब को गिरफ्तारी मिल जाती। जब उन्होंने किया हुआ है अदालत में अप्लाई, नैब को इतनी जल्दी कि वो छापे मार रहे हैं शहबाज शरीफ के घर पर, अब उन्होंने कहीं भाग नहीं जाना, रुकने कौमी असम्बली हैं वो, नैब इंतज़ार कर सकता था। ये 2 दफ़ा पहले भी जो 2 केसेस हैं उसमें भी कुछ नहीं साबित कर सके। आपके ख्याल में एक मुतनाज़ नहीं बना दिया सारे के सारे मामले को फिर गिरफ्तारी की ख्वाहिश की वजह से? देखें, मैं बीमारी पे इशू पे तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन फैक्ट ये है कि शहबाज शरीफ कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। शहबाज शरीफ इस वक्त, अगर शहबाज शरीफ चला जाता है तो पीछे मरियम साहबा और नवाज शरीफ साहब ने उसको शाहिद खाकान को आगे लाना है। शहबाज शरीफ तो 8वीं तरमीम 18वीं तरमीम का अबहाम भी दूर करने के लिए तैयार हैं। अगर आप वो इंटरव्यू देखें जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि नैब के आर्डिनेंस, देखें अब नैब का आर्डिनेंस अभी मैंने आपसे कहा था अमेंड नहीं होगा,
कैसे अमेंड होगा इस वक्त नैब का ऑर्डिनेंस? अब जो मामलात हैं, अगर वो आज अरेस्ट करने ना जाएं तो कल मुमकिन है उनकी बेल हो जाए, लेकिन कौम के सामने ये एक्सपोज हो गए हैं कि कितना बड़ा बहादुर है। वो इंटरव्यू जो है इनके गले में पड़ गया, उस इंटरव्यू को दिखाएं जब ये छाती तान के कहता मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं, पकड़ो मुझे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। नॉर्मल आदमी नहीं है ये, इसको समझ नहीं आ रही कि भाई कि केस क्या है साहब। और आप समझते हैं, क्योंकि आपने पहले एक हमारे इंटरव्यू में कहा था जब ये सारी जमानतें हो रही थी कि अब हमें कारकर्दगी पर फोकस करना चाहिए। हमारा जो एहतसाब का नारा था वो इंतकाम नज़र आने लगा, वो इंतकाम बन गया था। अब जो ये शहबाज शरीफ के साथ आज हुआ है वो क्या वज़ीर आज़म की ख्वाहिश से हटकर हुआ है? वो आपके ख्याल में एहतसाब ही था या इंतकाम था जो इतनी ज़बरदस्ती थी गिरफ्तारी की आज? अगर तो झाड़ू हमारी तरफ बजट के बाद ना फिरे तो फिर तो आपको ये कहने का हक है। ये जुमला आपने एक दो दफ़ा मेरे नाम से प्रोग्राम में कहा है, और मैं जो कोई तैयार होकर स्क्रिप्ट लिख कर नहीं आता, जो कुछ आप सवाल करते हैं मैं उसका जो मेरे दिल और दिमाग में स्ट्रेट वे आपका सच्चाई से जवाब देता हूँ। अगर कोई मेरे जहन में ऐसी बात नहीं कि खुदा न खास्ता मेरी उनसे कुछ ज़ाती दुश्मनी है, ये कौमी दुश्मनी है साहब। मगर आपने कहा कि दो तरफा ही होगा और फिर ही ये एहतसाब लगेगा, इंतकाम नहीं लगेगा। तो ये दो तरफा कब होगा और वज़ीर आज़म खुद कब फैसले करेंगे? इंक्वायरी रिपोर्ट पहले ही कहती है कि उस्मान बुज़दार की हुकूमत ने सियासी दबाव में आकर 3 अरब रुपए की सब्सिडी दे दी, और फिर जो दूसरी रिपोर्ट आती है उसमें उस्मान बुज़दार कहते हैं उन्हें उस मीटिंग के मिनट्स ही याद नहीं है जिसमें उन्होंने वो सब्सिडी का फैसला किया। अब सोचें अगर किसी और ने ये बात की होती तो आप लोगों ने क्या हाल किया होता? अगर ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने किया होता, इमरान खान ने क्या हाल किया होता? उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला हैं, उनका दिफा किए जा रहे हैं सारे। देखिए, मैं आपकी ख्वाहिश पे खबर तो नहीं बना सकता, लेकिन पार्लिमानी ज़बान पे ये बात ज़रूर कह सकता हूँ कि ये सिर्फ उनके 22 बिलियन का केस नहीं होगा, हमारे 3 बिलियन का केस भी जाएगा। ये नहीं हो सकता, ये नाइंसाफ़ी होगी। हमारे 3 बिलियन का केस भी, ये जो 10 कमीशन के मुख्तलिफ एजेंसियाँ बनी हैं, अगर हम 85 से जा रहे हैं तो 2020 में ये जो 3 बिलियन हमारे ज़ुम्मे पड़ रहे हैं, इसका भी हिसाब किताब होगा और होना चाहिए। नहीं, आपका 3 अरब का नहीं है, आपका 100 अरब से ऊपर का इंक्वायरी रिपोर्ट कहती है कि कीमतें बढ़ी रही, आपकी हुकूमत ने कुछ नहीं किया उस दौरान, और एक्सपोर्ट भी करते रहे। 100 अरब रुपए से ज़्यादा आवाम की जेब से निकाल के ले गए। अभी भी 83 रुपए की है, अभी भी 1 रुपये पे 5.5 अरब कमाते हैं, तो साल में 110 अरब रुपए और आवाम की जेब से निकाल के ले जाएंगे। आपका केस ज़्यादा बड़ा? कमाल है, कमाल है, कमाल है, बिलाखिर कमाल है, इनके नसीब में नहीं है। मैंने बड़े लूट मार करने वालों को देखा है और मैंने बड़ा करीब से मुशाहिदा किया है। आखिर में यही हाल होता है कि चाय की एक चुस्की लेने की मसला हो रहा है, और यही हाल होता है कि लास्ट फ्लाइटों पे आते हैं और छुपे फिरते हैं। इसमें क्या इज्जत है, आप मुझे बताएं? क्या इनके पास दौलत की कमी है? इनके पास दौलत की कमी है? सब इज्जत तो खैर मिलती है। हम अपने प्रोग्राम में सवाल उठाते रहे, शुगर माफिया के खिलाफ हमें लीगल नोटिस भेज दिया गया, मीडिया को माफिया कह दिया गया, आपने कहा आपको धमकी देता है, उसको संजीदा नहीं लिया गया। मगर वज़ीर आज़म तो जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार का दिफा करते थे कि उनका कोई किरदार नहीं है सारे के सारे शुगर क्राइसिस में। साफियों के आगे भी किया, तो इज्जत तो इनको बहुत मिली है। ये वज़ीर आज़म ने कभी नहीं कहा कि जहांगीर तरीन का या खुसरो बख्तियार का या ज़हीर बाबर का या वो कौन इंडस्ट्री मिनिस्टर जो है रज़ाक दाऊद, उनका कोई किरदार नहीं है। ये कभी नहीं वज़ीर आज़म ने कहा। जिन दो का मैंने नाम लिया, साफ़ियों से मिलके उनका कहा, आप लोगों के सामने नहीं कहा होगा, साफ़ियों से मिलके मुलाकात में बाकायदा रिपोर्ट हुई। अच्छा, उसका नहीं मुझे पता, मुझे उसका। तो शेख साहब, हुकूमत तो नहीं हिलेगी इस सारे के सारे मामले में? दो तरफा जब एहतसाब होने जा रहा है जिसको आप कह रहे हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। हुकूमत देखें, इस वक्त अगर हुकूमत हिल गई तो हमारी अपनी गलतियों की वजह से हिलेगी। इस अपोजिशन, ये मुर्दार किस्म की अपोजिशन से नहीं हिलेगी। ये तो देखें, अपोजिशन कोई नहीं है। मैं थोड़ा बहुत फिर भी फजलुर रहमान को अपोजिशन मानता हूं, मैं पीपल्स पार्टी और नून लीग को अपोजिशन नहीं मानता। कोई ऐसी सूरत हाल बने जो हमारे अंदर से कोई गलती हमें पकड़ ले, वरना इस अपोजिशन से अगर आप कहें कि इमरान खान जा रहा है तो वो 5 साल पूरे लगा रहा है। बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। 5 साल कहने पूरे लगाएंगे इमरान खान, और हमारी भी बारी आएगी, दो तरफा झाड़ू फिरेगी। बड़े अहम सवालात भी आज उन्होंने इजलास में उठाए हैं। हमारे साथ शहीद खान अब्बासी साहब मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि बहुत सारे सवालात हैं, उनका जवाब क्यों नहीं देते शहबाज शरीफ साहब, और आज क्या वजह हुई कि उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी। एक ब्रेक के बाद
हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। भाई साहब ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार करना है तो कर लें, मैं इनका सामना करूंगा, मुकाबला करूंगा। आज कोई खबर नहीं आई फिर शहबाज शरीफ साहब की, ना कोई ट्वीट ना कोई बयान। क्या हुआ आज जब नैब उनको गिरफ्तार करने गई? ना वो खुद सामने आ रहे हैं ना कोई बयान उनका सामने आ रहा है। जी, उनको सामने आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नैब ने उनको आज बुलाया था। उन्होंने नैब को जवाब दे दिया कि मैं कोरोना का पेशेंट हूँ, कैंसर सर्वाइवर हूँ, आज नहीं आ सकता, आप कोई और डेट दे दें या कोई और तरीका कर लें तफ्तीश करने का। पहले भी शामिल तफ्तीश रहे हैं। नैब ने 28 तारीख का अरेस्ट वारंट इशू किया हुआ है, इसका कोई जवाब है। फिर शहबाज शरीफ साहब ने कल हाई कोर्ट में प्री अरेस्ट बेल के लिए अप्लाई कर दिया था, उसका नोटिस भी नैब को आया है। कोई इखलाकी या कानूनी जवाज़ नैब के पास नहीं है कि आज छापे मारें। और शहबाज शरीफ ने बिल्कुल सही किया। हर शख्स को अपनी इज़्ज़त और अपनी जान बचाने का हक़ हासिल है और अपने कानूनी जो इख्तियार है उसको इस्तेमाल करने का हक़ हासिल है। उन्होंने इस्तेमाल किया है और मैं उनके इस अमल की मुकम्मल हिमायत करता हूँ। और ये एक बड़ा अफसोसनाक बात है कि आज स्टेट जो है, हुकूमत जो है, वो बदनीयती से लीडर ऑफ अपोजिशन का पीछा कर रही है और उनकी बदनामी और बेइज्जती करने की कोशिश कर रही है। जब एक शख्स हाई कोर्ट में चला जाए तो मतलब ये होता है कि हाई कोर्ट उसको पाबंद कर देगा तफ्तीश में शामिल होने के लिए। हालांकि शहबाज शरीफ साहब को पहले तफ्तीश में वो शामिल रहे हैं। उन्होंने इससे पहले 70 दिन नैब के रिमांड में भी रहे हैं, जेल भी काटी है, आज तक कोई इल्ज़ाम नहीं लग सका। अगर नैब ने कोई तफ्तीश करनी है तो मैं ये कहूँगा कि कैमरे लगाएं और शहबाज शरीफ से पूछ लें कि कौन सी बात उन्होंने पूछनी है। लेकिन जो एक शख्स का आईनी हक हो, कानूनी हक हो, उसकी आप नफ़ी नहीं कर सकते। और जब हुकूमत के इदारे, जब हुकूमत किसी के आईनी और कानूनी हक की नफ़ी करना शुरू कर दे तो फिर ज़रा मामला मुल्क के अंदर मुश्किल नज़र आता है। और साहब ज़ाहिर जो गिरफ्तारी के हवाले से आप सवालात उठा रहे हैं वो बड़े अहम हैं। और जो नैब की गिरफ्तारी है उस पर तो खुद अदालतें भी सवाल उठाती रही और आज क्या जल्दी थी ये भी अहम है। मगर आप नहीं समझते कि बतौर सियासतदान भी, सियासी लीडर भी, अपोजिशन के वो लीडर हैं, बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब शहबाज शरीफ साहब को कम से कम पब्लिकली देने चाहिए। आपके ऊपर जब केस बना तो आपने पब्लिकली भी एक चीज़ का दिफा किया, आपने बताया एलएनजी केस के हवाले से। और फिर आप जब नैब ने आपको गिरफ्तार किया उस वक्त भी सारे हकाइक फिर लोगों ने भी सामने रखे। शहबाज शरीफ साहब, जो सुलेमान शहबाज की टीटियाँ हों, अपने असासों के हवाले से हो, कुछ फ्रंट कंपनियों के सवालात आ रहे हैं, उनके फ्रंट मैन के सवालात आ रहे हैं, उनके जवाब उनको नहीं देने चाहिए आके? और एक एक चीज़ जो हुकूमत या नैब सवाल उठा रही है। देखिए, अगर नैब को सवाल उठाने की ज़रूरत है, नैब ने आज तक कोई सवाल नहीं उठाया। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में चंद उन्होंने लोग किराए के रखे हुए हैं जिनका काम ही प्रेस कॉन्फ्रेंसें करना और इस किस्म की ऊट पटांग बातें करना है। नैब के पास अगर सबूत है या किसी और के पास है, वो नैब को दे दे, नैब रेफरेंस दायर कर दे, उसका शहबाज शरीफ साहब दिफा कर देंगे। और हम तो कह रहे हैं नैब ने जो तफ्तीश करनी है, जो रेफरेंस फाइल करना है, वो अदालती कार्रवाई जो है पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं, बराह रास्त दिखाएं, लाइव दिखाएं। हमने कब नफ़ी की है? लेकिन अरेस्ट करना बगैर मकसद के, अरेस्ट करने का मकसद क्या है पहले ये बता दें। जब आपने 2 तारीख को बुलाया है, 28 को अरेस्ट वारंट कैसे जारी हुए? ये बदनीयती नहीं है साहब? अगर मैं फिर कह रहा हूँ कि जैसे जब हुकूमत इल्ज़ाम लगाती है, शहजाद अकबर साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी आपके पार्टी की फंडिंग आपके ज़ाती अकाउंट में मुंतकिल हो रही थी, आपके फ्रंटमैन थे जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस में काम कर रहे थे और आपने पॉलिसी साउस के ओहदों पर उन्हें तैनात कर दिया, ये क्यों किया? इन सवालात के जवाब भी शहबाज शरीफ साहब ने नहीं दिए बाकायदा, के इंडिविजुअल्स के नाम लेकर या फिर सुलेमान शहबाज की टीटियाँ कैसे असासे बढ़ गए, इन सब के जवाब आपके वोटर सपोर्टर का तो हक है कि उनको पता चले, केस बेशक जैसे भी चले। देखें, ये उल्टी सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब आदमी नहीं देता। अगर ये हुकूमत है, हुकूमत का काम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं होता, हुकूमत का काम होता है कार्रवाई करना। FIA का इदारा मौजूद है, उसमें वो हुकूमती इदारा है, आप कार्रवाई कर सकते हैं। नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसको वो शवायद दे सकते हैं, वो कार्रवाई कर लेंगे। ये किसी को हक हासिल नहीं है किसी की हद तक करे। और स्पेशली लीडर ऑफ अपोजिशन को अगर आप अंडरमाइन करेंगे, आप एक जमहूरी इदारे को अंडरमाइन कर रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन एक बड़ा हिस्सा होता है जमहूरियत का, तो ये काम कभी भी मुल्क के मफाद में नहीं होते। शहबाज शरीफ कहीं भागने वाला नहीं है, शहबाज शरीफ को अननोन आदमी नहीं है।
आप तफ्तीश करें, आप कार्रवाई करें, आप रेफरेंस दायर करें, अदालत में लेकर जाएं, शवाहिद हैं ज़रूर लेकर जाएं, वहाँ पर सब जवाब आ जाएंगे। ये हर किस्म की उल्टी सीधी बातें जी, ये हो गया, वो हो गया, इधर की बातें उधर जोड़ना, ये कोई माकूल बातें नहीं होती। हुकूमत का काम होता है कार्रवाई करे, पर्चे दर्ज करे, वो रेफरेंस फाइल करे। और मगर शाहिद खान अब्बासी साहब, अब हुकूमत के हवाले से ज़ाहिर ऑपोजिशन के किरदार पर, ऑपोजिशन लीडर के किरदार पर भी बड़ा सवाल उठा था। शहबाज शरीफ साहब वापस तो आ गए, मगर वो असेंबली के इजलास में भी नहीं आए, वैसे भी ऐसी सियासत नहीं हो रही। अभी भी शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन से हमें अभी भी कोई डर नहीं है, हम अपनी ही वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हो जाए हुकूमत को, वरना हम 5 साल पूरे करेंगे। आपकी पॉलिसी होगी क्या अगर शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार होते हैं या उनका केस आगे चलता है? देखें, हम तो एहतजाज ही रिकॉर्ड कर सकते हैं अवाम के सामने और पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन हकीकत ये है कि जब हुकूमत बदनीयती शुरू कर दे, जब हुकूमत प्रोसिक्यूशन शुरू कर दे, इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दें, वो हुकूमत खोखली हो जाती है। हुकूमत चलती है मॉरल अथॉरिटी पर। इस हुकूमत की मॉरल अथॉरिटी पहले दिन से ख़त्म थी। जिस तरह ये इलेक्ट होके आए हैं और अपने अमल से वो मुकम्मल खोखले हो चुके हैं। ये हुकूमत आज मुल्क में हुकूमत नामी किसी चीज़ का वजूद नहीं है। ये सिर्फ यही कर सकते हैं कि फ़लाने की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करें। अब अवाम इन तमाशों को कबूल नहीं करते। अगर शहबाज शरीफ के पास, हुकूमत के पास सबूत है, नैब को मुहैया करें, और मैं नैब से कहूँगा बजाय अरेस्ट वारंट जारी करने के रेफरेंस फाइल करें और शहबाज शरीफ का ट्रायल चलाएँ, और वो ट्रायल लाइव TV पर पाकिस्तान के अवाम को दिखाएँ। और इसके लिए शहबाज शरीफ साहब भी तैयार हैं? अब अपने केस के हवाले से तो ये कह रहे थे, शहबाज शरीफ साहब से पूछ के कह रहे हैं वो खुद भी तैयार है अपने लाइव ट्रायल के लिए। जी, मैं उनकी जगह कह रहा हूँ, अगर उनका नहीं हो सकता, मेरे खिलाफ 2 रेफरेंस हैं, वो अवाम को दिखा दें, उनकी ट्रायल अवाम को दिखा दें कि क्या मेरे खिलाफ 8 महीने में जेल रहा हूँ, 2 साल से ये तमाशा लगा हुआ है, ज़रा पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि केस हैं क्या। बहुत शुक्रिया। शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपने केस के हवाले से तो कहते ही रहे हैं कि जी मेरा ट्रायल अवाम को दिखाया जाए। वो शहबाज शरीफ के केस के हवाले से भी कह रहे हैं कि गिरफ्तारियाँ करने की क्या ज़रूरत है, रेफरेंस फाइल करें, लाइव ट्रायल दिखाया जाए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। आज एक और अहम केस की समाअत हुई है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। 3 माह के वक्फे के बाद आज सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फाइज ईसा रेफरेंस के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की। अदालत ने अहम रिमार्क्स दिए और हुकूमत के सामने कुछ सवालात रख दिए। साथ ही बेंच के अहम रुकन जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि मेरा बेटा कोई जायदाद खरीदता है तो मैं कैसे उसका जवाबदेह हो सकता हूँ। ये बहुत अहम सवाल है और पूरा केस इस सवाल के गिर्द खड़ा हुआ है कि क्या कोई जज अपने इंडिपेंडेंट बच्चों या अहलिया की जायदाद का जवाबदेह है, क्या किसी जज के लिए कोई अलग कानून है। समाअत के दौरान हुकूमती वकील फरोग नसीम ने दलाइल देते हुए कहा कि लंदन की 3 जायदादें मौजूद जज के बच्चों और अहलिया के नाम पर हैं। इस हकीकत को दरख्वास्त गुजार तस्लीम कर चुके हैं। अदालत के सामने आर्टिकल 209 के तहत जज के मिसकंडक्ट का मामला है। असल सवाल यह है कि जायदादें किन जराए से खरीदी गई। सवाल मनी ट्रेल का है। पाकिस्तान से जायदादें खरीदने के लिए पैसा बाहर कैसे गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा मनी ट्रेल नहीं देते तो ये मिसकंडक्ट है, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जायदादें अहलिया और बच्चों के नाम पर हैं। पहले ये बताएं जायदादें जस्टिस काजी फाइज ईसा की हैं। इस पर फरोग नसीम ने जवाब दिया कि ये साबित करना तो दरख्वास्त गुजार का काम है कि जायदादें उनकी नहीं हैं। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि मेरा बेटा कोई जायदाद खरीद लेता है तो क्या इसका जवाबदेह मैं होऊंगा। जस्टिस याया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के बच्चे और अहलिया उनके ज़ेर किफ़ालत हैं तो साबित करें। फरोग नसीम ने जवाब दिया कि बच्चे और अहलिया ज़ेर किफ़ालत नहीं तो दरख्वास्त गुजार की जिम्मेदारी है कि बताए किन वसाइल से जायदादें खरीदी। शो का उसका जवाब देने के बजाय उसके खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई, जिस पर जस्टिस उमरता बदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मौजूद जज कहते हैं कि मनी ट्रेल और वसाइल का बच्चों और अहलिया से पूछा जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जिसके नाम जायदादें हैं उनको नज़रअंदाज करके दूसरे से सवाल कैसे पूछा जा सकता है। जस्टिस काजी अमीन ने सवाल किया कि वफाक को जजेस की जायदादों से क्या मसला है। क्या जजेस पर बगैर शवाहिद और शिकायत के सवाल उठाया जा सकता है। ठोस शवाहिद नहीं है तो जजेस की साख पर सवाल क्यों उठाया जाता है। क्या हुकूमती इकदाम जजेस और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आप दलाइल से जो केस बता रहे हैं वो रेफरेंस से मुख्तलिफ है। आज आप इनकम टैक्स कानून की बुनियाद पर केस बता रहे हैं। अदालत की जानिब से हुकूमती वकील बैरिस्टर फरोग नसीम से कुछ सवालात पर जवाब तलब किए गए हैं। अदालत ने कहा कि इल्ज़ाम है कि मवाद गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा हुआ।
आपने मवाद को गैर कानूनी इकट्ठा करने पर दलाइल देने हैं। शिकायत असासा जात रिकवरी यूनिट को क्यों भेजी गई? शिकायत सदर मुमलिकत या जुडिशल काउंसिल को क्यों नहीं भेजी गई? इन सवालात के जवाबात देने हैं। जैसे काजी फैज़ की समाअत अब कल तक मुलतवी कर दी गई है। कल वज़ीर कानून इन सवालात के जवाब देंगे जो आज अदालत ने उठाए हैं। कल की समाअत बहुत अहम होगी। आज की समाअत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अहम सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि बेटे की जायदाद का जवाब वालिद कैसे दे सकता है? क्या इस हवाले से आम आदमी के लिए कानून अगर अलग है तो जजेस के लिए अलग है? हम बात करेंगे टैक्स उमूर के माहिर जो पाकिस्तान के टैक्स मामलात पर बहुत महारत रखते हैं, हुकूमत को मशवरे देते रहे हैं, मुख्तलिफ हुकूमतों को लिखते रहे हैं। इस हवाले से अशफाक तौला साहब बहुत शुक्रिया। साहब आप बहुत ज़्यादा जो टैक्स के पाकिस्तान के लॉज हैं उनको अच्छे से समझते हैं। आप ज़रा बताइएगा कि क्या जज साहिबान पाबंद हैं इस बात के कि उनके बच्चे या उनकी अहलिया अगर इंडिपेंडेंट हैं तो उनके असासे वो जाहिर करें या उसके जवाबदेह वो हों? अगर उनसे कोई सवाल करना है तो वो जजिस से होगा बजाय उसके के इंडिपेंडेंट बच्चों या अहलिया से हो। जजेस के लिए कोई एक सेपरेट कानून तो नहीं है। वही जो हमारा कानून है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, उसी के तहत जजेस भी अपना रिटर्न फाइल करते हैं टोटल इनकम का, जैसे आप और मैं करते हैं। और इनके लिए कोई अलग से कोई ऐसा कानून नहीं है कि जिसके तहत उनको कोई पाबंद किया जाए कि वो अपने डिपेंडेंट के असासे या इंडिपेंडेंट के असासे वो जाहिर करें अपने असासों के साथ। तो अगर हम असासों के बारे में बात करेंगे तो सेक्शन 116 है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का है, और उसमें अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ये कहा है कि आपको अपने डिपेंडेंट स्पाउस के और जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं उनके असासे जाहिर करने ज़रूरी हैं। अब डिपेंडेंट एक बहुत ही बड़ा एक लफ्ज़ है, और उस डिपेंडेंट का ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें मैंने आज अगर एक अपार्टमेंट लिया अपनी बेगम के नाम पे और वो कहीं इनकम अर्न नहीं करी है, उसकी कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, तो वो असासे तो बिल्कुल आपके जो वेल्थ रिटर्न है इसमें दिया होता है कि मुझे दिखाने लाजमी है कि मेरे बेगम के असासे हैं और वो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। और जब वो इंडिपेंडेंट हो जाए तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं अपने असासा जात में वो दिखा दूं, और अगर मैं नहीं दिखाना चाहता और अगर वो अपना रिटर्न फाइल कर रही हैं या वो फाइल कर रहे हैं तो उनको अपने असासा जात में दिखाने का कुल्ली इख्तियार है। तो ये दो चीज़ें हैं, और मेरा ख्याल है इसमें कोई ऐसी सेपरेट कानून की कोई शिक नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ। और हाँ, ये ज़रूर है होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस और ये सरकारी आपके अफसरान हैं, उनके लिए एक असासा जात की समरी जाती है एवरी ईयर जो उनकी फ़ाइल में लगती है। मगर इनकम टैक्स के कानून के हिसाब से जो मैंने आपको बताया सेक्शन 116 और सेक्शन 90, ये दोनों बड़े क्लियर हैं कि उसमें कोई ऐसी शिक नहीं है कि जहां हमने कोई जजेस को सेपरेट आप उनको कहें कि नहीं जी ये आपको दिखाना लाजमी है। अच्छा, मैं अगर फिर लॉस के तहत अगर अहलिया और बच्चे इंडिपेंडेंट हैं, अपना टैक्स रिटर्न भी फाइल करते हैं, एसेट्स भी फाइल करते हैं और उनको डिपेंडेंट नहीं शो किया गया है, इंडिपेंडेंट ही शो किया गया है, तो उनके असासों से मुताल्लिक सवाल उनसे होगा या फिर किसी जो जज है उससे हो सकता है कि जी हैं तो उनके असासे, वो इंडिपेंडेंट भी हैं, मगर इसका जवाब आप देंगे, उनकी मनी ट्रेल आप बताइए। बिल्कुल लॉस बिल्कुल वाजे है कि अगर मेरा असासा है तो मुझे नोटिस आएगा, अगर मेरे बेगम के हैं या मेरे स्पाउस के हैं तो उनको जाना चाहिए, बच्चों का है तो उनको जाना चाहिए। और कानून की आंख में आपके ये जो एक नेचुरल लीगल पर्सन है उसकी एक अलग आइडेंटिटी है, और ये मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आती है कि कोई कंसीलमेंट हुई है तो कानून में बिल्कुल एक पूरा प्रोसीजर मौजूद है जिसके तहत आप इनका ऑडिट खोल सकता है कंप्यूटर बैलेट में तो भी खोल सकते हैं। अगर इनको शक होता है या किसी के ऊपर कि जी कि इन्होंने सही रिटर्न फाइल नहीं किया, उसकी भी एक आपको वाजे एक पूरा कानून मौजूद है कि जिसके तहत आप खोल सकते हैं। मगर मेरी आजिज़ राय में अगर मेरे रिटर्न के अंदर या मेरे असासे मेरे नाम पे हैं तो मेरे स्पाउस को नहीं पूछा जा सकता। मुझे आज तक कोई इस किस्म की नज़ीर मेरे कानून में नहीं मिली है। अच्छा तो साहब, और जज साहिबान के लिए पाकिस्तान के कानून में, किसी भी कानून में
कतई तौर पर कोई प्रोविजन नहीं है इससे हट करके जी वो कोई अलग अंदाज में पाबंद हो अपने इंडिपेंडेंट की तफसीलात देने में, मनी ट्रेल देने में? नहीं सर, मैं जहाँ तक समझता हूँ जजेस के कानून की कोई भी आपके पास ऐसा सेपरेट लॉ नहीं है। जजेस की एग्जम्पशन ज़रूर है सेकंड शेड्यूल में कि उनको जो पर्क्स वगैरह मिलते हैं उसकी सर्टेन एग्जम्पशंस हैं, वो दी गई हैं, मगर वो एक कानून के दायरे में रहते हुए दूसरे ऑफिसर्स के लिए भी हैं। तो इट इज़ नॉट अलोन विद द जज और इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और जजेस का जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई ऐसा अलग से कोई कानून नहीं है। बहुत शुक्रिया। माहिर टैक्स अशफाक़ उल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।